भारतीय बाजारों के लिए एक्शन की पूरी तैयारी, बचे हैं कुछ सेकंड्स प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में। एसजेएक्स निफ्टी मजबूत 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का फायदा उठाते हुए। देखते हैं कितनी मजबूती भारतीय बाजारों में होती है। 11 अंक ऊपर शुरुआत हुई है इस वक्त निफ्टी पर और सेंसेक्स 45 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। रुपए की शुरुआत पर भी हम रखेंगे नजर, करेंसी मार्केट में किस तरह का रुझान दिखता है। वैसे तो हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स के 100 के नीचे आना ये वाकई में एक बड़ी राहत वाली बात है करेंसी के लिए। तो देखते हैं आज करेंसी मार्केट में। और वैसे भी कल देखिए आप, इकोनॉमिक सर्वे के पहले कल ही और परसों से ही रुपए ने रिकवरी के संकेत दे दिए और बड़े दिनों तक 68 के लेवल के ऊपर निकल नहीं पा रहा था। परसों निकला भी, बंद भी हुआ और कल भी मजबूती हुई। तो करेंसी मार्केट की ओपनिंग आज बजट के लिहाज से काफी अहम होगी, क्योंकि बजट में देखा जाता है वित्तीय घाटे का आंकड़ा। अगर वित्तीय घाटा बढ़े तो करेंसी होती है कमजोर, और वित्तीय घाटा रहे मजबूत कम तो करेंसी होगी मजबूत। 67 रुपए 65 पैसे, वाह क्या दमदार शुरुआत हुई है, 22 पैसा मजबूत। करेंसी मार्केट ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही बेहतरीन। और बगा साहब, ये करेंसी मार्केट अगर इतना मजबूत खुल रहा है तो क्या बॉन्ड मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है ये, एंड उधर से ही चल रहा है, डॉलर से ही चल रही है बात। तो बॉन्ड मार्केट में अब दो चीजें देखी जाएंगी, एक फिस्कल डेफिसिट कितने पे आता है, कि क्राउडिंग इफेक्ट रहे ना रहे। दूसरा, हमारा जो अनुमान है कि यील्ड प्राइसेस अभी 6 महीने तक तो फ्लैट रहने चाहिए। वी शुड नॉट सी एन इंक्रीज इन यील्ड्स। कल अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें तो बोला है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की आशा है, मॉनेटरी स्पेस इतना नहीं है आरबीआई के पास ज्यादा रेट काटने का, बट मार्केट में जो लिक्विडिटी आई है नोटबंदी के चलते, उससे रेट्स घटेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लीड करेगा, बाजार में जो लिक्विडिटी है वो रेट्स को नीचे लीड करेगा। बिल्कुल। चलिए, तो लिक्विडिटी जो है वो कहते हैं ना, सेंटीमेंट और लिक्विडिटी ये किंग होते हैं, मार्केट को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये लिक्विडिटी पर्याप्त रहने वाली है। चलिए, लेकिन दिल्ली चलते हैं, जहां ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए, अब तो साफ हो गया है कि बजट पेश होगा। ये बताइए, नॉर्थ ब्लॉक तो पहुंच गए वित्त मंत्री जी, इसके आगे की राह क्या होने वाली है? बिल्कुल, नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री, दोनों राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं और सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं। अब यहाँ से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे। उसके बाद संसद में एक कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग में बजट के मोटे प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। उसके बाद सदन में 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। हो सकता है चूंकि मौजूदा सांसद का देहांत हो गया तो शुरू के 2 मिनट तक मौन धारण किया जाए, उसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद फिर बजट पेश किया जाए। तो 2-3 मिनट की देरी हो सकती है, लेकिन बजट पेश होगा, ये लगभग तय हो गया है। बजट पेश किया जाएगा, इसकी औपचारिक घोषणा लोकसभा स्पीकर खुद करेंगे यहाँ पर। और इसके पीछे 2-3 वजह बताई जा रही है। पहली बात तो ये कि कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है कि किसी मौजूदा सांसद के देहांत होने पर संसद की कार्रवाई स्थगित की जाए। दूसरी बात कि राज्यसभा ने इस परंपरा को पहले ही छोड़ दिया है। और तीसरी बात कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसकी प्रिंटिंग हो गई है, फिर से नए सिरे से महज 12 घंटे के भीतर प्रिंटिंग करना मुश्किल होगा। इस वजह से इन तमाम हालात को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि बजट को पेश किया जाएगा। हालांकि औपचारिक अंतिम मंजूरी, औपचारिक ऐलान लोकसभा स्पीकर से होना है, लेकिन ये तय है। और देखिए, वो बक्सा द टीम इंडिया ये कह सकते हैं उनके हाथ में है, और ये बक्सा खुलने वाला है। अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कह सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं कोई शक, शुबा, संशय ये नहीं रहना चाहिए। बजट पेश होगा, आज ही होगा। हो सकता है थोड़ा कुछ मिनट आगे पीछे हो जाए, क्योंकि जिन सांसद का देहांत हुआ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी संसद में पहले, और उसके बाद बजट का एक्शन शुरू होगा। एक्शन शुरू हो चुका है बाजार का प्री ओपनिंग सेशन में। देखिए, इस वक्त 40 अंक ऊपर दिख रहा है, सेंसेक्स निफ्टी 25 अंक ऊपर दिख रहा है। स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं वो बता दूं आपको, ग्रासिम 5% ऊपर दिख रहा है, टाटा डीवीआर 2% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर है, एक्सेल टेक में 2.5% का नुकसान, टेक महिंद्रा थोड़ा नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। नतीजों के दम पर जो एक्शन दिख रहा है कुछ स्टॉक्स में प्री ओपनिंग सेशन में, ईपीसी इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, एम्फेसिस 3%, बायबैक भी था इसका, आईएफबी इंडस्ट्रीज 3% मजबूत खुल रहा है, असाई सॉन्गवन ये स्टॉक है जो 6% मजबूत दिख रहा है। इंटर ग्लोब एविएशन, जी हाँ, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस, इसके भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, 6% नीचे दिख रहा है इस वक्त, और वंडरला हॉलीडेज में 2% का नुकसान है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। थोड़ी देर सेटल होने से अगले 3-4 मिनट में प्री ओपनिंग सेशन एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, ट्रेड बुल से राजन शाह, उनसे बातचीत करते हैं। राजन, स्वागत है आपका। ये बताइए, बजट से पहले और बजट के बाद खरीदना क्या चाहिए? देखिए अनिल जी, मैं आपको पता है लॉन्ग टर्म, हाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म बताइए, मानता हूँ। हाँ। शॉर्ट टर्म में इतना एडवाइस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी सारी चर्चा हुई है कि बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं उसके ऊपर गेस वर्क नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद आ रहा है, 5 स्टेट में इलेक्शन है, तो ये एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक बजट होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का।
और दो चीज जो मोदी जी ने कही है पिछले 2 वर्षों में, जो मुझे लग रहा है कि आगे ड्राइव करेगी इकोनॉमी को, वो है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 और दूसरी चीज है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय द सेम ईयर। मुझे लग रहा है कि फोकस होगा अफोर्डेबल हाउसिंग पे, रियल एस्टेट पे और एग्रीकल्चर पे। और यहाँ पे मेरे 2 प्राइम पिक्स है। अफोर्डेबल हाउसिंग में महिंद्रा लाइफस्पेस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिकॉज ये एक ही कंपनी है जिसने 2 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अभी तक किए, एक बोईसर में मुंबई के बाजू में और दूसरा चेन्नई में। 360 का भाव है, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे लग रहा है ये मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है आने वाले 5-7 सालों में। और इसका रिजल्ट भी अभी 2 दिन पहले ही आया, बहुत ही बढ़िया नतीजा है। 12-13 रुपए का 30 रुपए का ईपीएस आया और 12-13 के पी पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक लग रहा है। और एग्रीकल्चर में मुझे भी महिंद्रा ग्रुप कंपनी एक है जो गवर्नमेंट ने कहा है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ईपीसी तो 150 रुपए का भाव है और 400 करोड़ का मार्केट कैप है। अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप कंपनी है। ये भी मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टोरी हो सकता है आने वाले 5-7 सालों में। और बता दूं आपको कि कल बाजार बंद होने के बाद ईपीसी इंडस्ट्री के नतीजे भी आए। 44% मुनाफा बढ़ा है, 3.5 करोड़ से 5.25 करोड़ पहुंचा है। आय थोड़ी सी नीचे हुई है 1-2%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% कम हुआ है, लेकिन मार्जिन 1% नीचे। तो आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक भी है। ओके, तो आप देखिए नंबर्स उतने दमदार नहीं होने के बावजूद भी भरोसा है। हेमंत गई का स्टॉक 2020 की टीम में से स्थान मिला इतने बड़े दिन, और राजन शाह कहने की तेजी करने का मौका है। चार्ट देख लीजिए वागले साहब फटाफट से इस शेयर के, बताइए कितना तेजी होगी, कहां खरीदना चाहिए। बजट के दिन कोई बढ़िया लेवल बताइए जहां मिले तो ले लेना चाहिए इसे। अनिल जी, मुझे लगता है मैं 155 के ऊपर ही इसको खरीदूंगा। ऊपर खरीदेंगे? हाँ, उसके ऊपर ब्रेकआउट है। ऑन द डाउन साइड खरीदना है तो 145, मुझे नहीं लगता ये 140 के नीचे जाएगा। और 155 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये 170, 175 तक जा सकता है। इतना मोमेंटम मुझे दिखता है। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिए 155 के लेवल पर, उसके ऊपर निकलने पर आपको नई खरीदारी यहां पर कर लेनी चाहिए अगर आप इंट्राडे के लिहाज से इसे प्ले करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही राजन शाह ने, और राय आपसे लेना चाहता हूं बग्गा साहब इस पर। बजट के बाद का जो इवेंट है वो तो 5 स्टेट के इलेक्शंस ही हैं। क्या लगता है, पॉपुलिस्ट होने का डर है फिर क्या, और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिस पर आपकी नजर होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा फिस्कल डेफिसिट सबसे पहले, दूसरा टैक्स, एफपीआईज को राहत, ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो मसला चला था ट्रिपल टैक्सेशन का, मैट जो आ रहा था उसका क्लैरिटी आ जाए। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा सा कटौती, एक ग्लाइड ट्रेजेक्ट्री बताए। पर्सनल टैक्स का क्या करते हैं, और आउटले बढ़ेगा सोशल सेक्टर में, ये तो तय है। ये शुरुआत हो जाएगी 2019 के लिए। स्टेट इलेक्शंस लेके कुछ करेंगे, आई थिंक ज्यादा वो रहेगा अनाउंसमेंट्स के तौर पे। पैसा मुझे नहीं दिखता है एलोकेट होते हुए ज्यादा। जैसे आपने 31 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री की स्पीच में देखा था, जो 20,000 करोड़ का फार्म लोन का जो सबवेंशन था, वेव नहीं किया सबवेंशन, वो नाबार्ड के थ्रू आ रहा था। तो वो एक्स्ट्रा बजट या ऑफ बजट फंडिंग रहेगी कि नाबार्ड या ऐसे इंस्टीट्यूशनल तरीकों से पैसा उठाया जाए। बजट में ज्यादा ऐलान रहेगा कि हम इससे कमिटेड हैं, और ये मेरे ख्याल से होगा। तो ये तमाम एक्शन आज होने वाले हैं बजट में। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी भले कितना मजबूत दिखे, लेकिन हमारे बाजार अलग ही डायरेक्शन में चलते हैं आजकल। बिल्कुल शांत खुलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें जाना किस तरफ है, और आज भी वैसे ही होता दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से देखिए एसजेएक्स निफ्टी दिखता है 30-40 नीचे, और हम खुलते हैं एकदम शांत। आज दिख रहा है 30 ऊपर, आज खुल रहे हैं हम सिर्फ 9 पॉइंट ऊपर, और 13 पॉइंट ऊपर है हम सेंसेक्स पर। तो शांत शुरुआत के आसार इस वक्त दिख रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो आज एक्शन में रह सकता है, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स पर किरण यादव की राय ली जाए, हमारे साथ है पुणे से, उनसे बात भी नहीं हुई। किरण, बताइए इसके चार्ट क्या कह रहे हैं, आज नतीजे आने वाले, नतीजों के पहले इसमें शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग? शॉर्ट करने की सलाह होगी। कल के सत्र में भी मैंने इसमें शॉर्ट की सलाह दी थी, और मुझे लगता है कि इधर से 175 के नीचे के लेवल से स्टॉक दिखाएगा। बेसिकली वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो करीबन 185 के करीब था, उसके नीचे ही हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो 175 के पहले टारगेट्स रहेंगे, उधर एक रिव्यू लेना चाहिए, उधर से नीचे के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या है? चलिए तो अपोलो टायर्स पर रखिए नजर। अपोलो, आइशर, क्यूमिंस, पिडिलाइट, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। प्रकाश, ये आप बताइए टॉप 2 ट्रेडिंग आइडियाज बजट के लिहाज से जो आप खरीदना चाहेंगे आज। ये
हम तो काफी समय से देते ही आ रहे हैं और उसी सूची को दोहराएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी तब्दीली हुई नहीं है इसमें कुछ दिनों में मार्केट के मूड के या सरकार की तरफ से। तो आई थिंक एग्री इज अ वेरी क्लियर फोकस एरिया। तो उसमें जैसे ईपीसी का आपने जिक्र किया, राजन ने भी बताया, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट एरिया टू बी इन। उसमें आप जैन इरिगेशन को भी देखें तो नॉर्मली एक हमेशा एक बढ़त हासिल होती है और टिकती नहीं है, वो अलग बात है। जैसे अजय ने भी कहा कि ये सब चीजें बढ़त हासिल जरूर होगी बजट में, पर कई चीजों में टिकेगा नहीं। तो मेरा कहना इंस्टेड ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, जो भी लोगों ने पोजीशंस बनाई हैं प्री बजट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ बजट, अगर आपका करीब 1 घंटे की स्पीच में वो उस पर कवरेज नहीं आता है या कोई न्यूज पॉजिटिव फ्लो नहीं आता है, तो उसमें से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि होगा ये कि बजट के बाद वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक बात है। तो उस वॉलेटिलिटी में आप डिसीजन मेकिंग अगर नहीं कर पाए तो अच्छी चीज रहते हुए भी आपके हाथ में मुनाफा नहीं कमा पाओ। जहां मुनाफा हो उसको बुक करने की सोचें। अगर न्यूज आती है तो भी उसमें से एग्जिट करें, क्योंकि आपने लिया तो इसी लिहाज से था कि बजट में आएगा और उसको लेके बैठे रहे कि अब अगले बजट में इंप्रूवमेंट होगा, तो ये ना हाल हो जाए। तो सेल ऑन न्यूज जैसे ही खबर आए सेल इवन ऑन नो न्यूज, मतलब कि कुछ नहीं आया तो भी आप निकल जाइए कि उम्मीद थी। बट आई थिंक आरईसी, पीएफसी, इरिगेशन, दीज आर हाउसिंग, देयर सम एलआईसी हाउसिंग फॉर एग्जांपल, दीज आर कंपनीज जिसमें हमेशा एक तरावट रहती है। और इन शेयरों पर इसलिए भी नजर रखिए। देखिए, एक और आंकड़े पर नजर रखिएगा बजट में, और वो ये है कि सरकार को चाहिए ज्यादा पैसा, डिविडेंड, और वो कहेंगे सरकारी कंपनी से कि डिविडेंड बढ़ाइए। और अगर डिविडेंड बढ़ाने की बात वित्त मंत्री कह देते हैं तो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और ये पीएफसी, पीटीसी जैसी कंपनियां जिनकी डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है, इन शेयरों पर नजर रखिए, ये क्या तेज दौड़ लगाएंगे, फिर देखने वाली बात होगी। तो ये एक और बड़ा फैक्टर होगा इस बजट में जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन बजट के लिहाज से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या लेवल्स अहम है? हेमंत ठुकराल, आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, पहले तो ये बताइए कि रिस्क को कम कैसे किया जाए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो किसी भी तरफ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स और मंदी करने वाले ट्रेडर्स दोनों को अपने शॉर्ट स्टॉप लॉसेस कहां रखने चाहिए निफ्टी पर? देखिए, अगर आप तेजी में हैं अनिल जी, तो मेरे हिसाब से 8450 बहुत ही अहम स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि 8430 टेक्निकली हमने ब्रेकआउट दिया था, उसके तो पुट पे सब कुछ दिक्कत हो रही है उनके ऑडियो में, उसको दुरुस्त करेंगे और फिर वापस जाएंगे हेमंत के पास। लेकिन हमारे साथ IIFL प्राइवेट वेल्थ की इक्विटी की डायरेक्टर अनु जैन भी जुड़ चुकी है। अनु, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस बजट को? नमस्कार। नमस्कार। वेल, आपने एक 7900 से एक 8600, 8650 तक का मूव देख लिया है, जो लगभग ना सिर्फ एक डिमोनेटाइजेशन का शॉर्ट कवरिंग था, बट एक बजट एक्सपेक्टेशन बिल्डअप था। तो चाहे वो बैड बैंक हो, जिसके कारण से आपकी उम्मीद की थी, और आपने बैंक निफ्टी को एक लगभग 19,600 के आसपास तक देख लिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टॉक्स हो, सबने एक अच्छी उछाल लगा चुके हैं। अब वो उछाल मोर और लेस प्राइस में है, तो यहां से ऊपर जाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ बहुत अनोखा आना पड़ेगा, अदरवाइज मोर और लेस इस लेवल पे ही रहेगा। और जब तक 8400 का लेवल टूटता नहीं है, 84, 8420, कोई मेजर सेलिंग नहीं आएगी। तो आप एक 84 से एक 8650 के रेंज में है। कुछ बहुत अच्छा आने पे अगर आप 8650 का लेवल क्रॉस करते हैं तो वो एक नया रैली, नया ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं तो अभी तक जो हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं वो एक 200, 250 पॉइंट का रेंज बन चुका है, जिसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये है बाजार पर राय। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन हो चुका है सेटल। 13 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 9 अंक ऊपर है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट शांत। ये होगी बाजार की ओपनिंग। ओपनिंग में कौन से शेयर एक्शन में दिख रहे हैं? ग्रासिम 1% ऊपर, बॉश 1% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा में मजबूती है 0.5% की। ऑटो शेयर थोड़े ठीक दिख रहे हैं। आईशर मोटर्स आज नतीजे पेश करेगा और उससे पहले 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स ITC, हाँ, बजट के दिन सबसे ज्यादा ट्रैक किया जाने वाला, और अगर दिन के अंत में हाईएस्ट वॉल्यूम वाला ये स्टॉक हो तो आश्चर्य नहीं होगा। 0.5% मजबूत है।
10% से ज्यादा अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई सिगरेट्स पर तो वो होगा आईटीसी के लिए नेगेटिव। 10% या इसके नीचे का कुछ भी आंकड़ा है, तुरंत आईटीसी लपक लीजिए, खरीद लीजिएगा। ये है आईटीसी के लिए आपका एक्शन। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आईटीसी में सूटी की जो स्टेक सेल होनी है उस पर भी अगर वित्त मंत्री कोई ऐलान करते हैं तो वो भी काम की बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर पॉजिटिव शुरुआत होती दिख रही है। 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 15 ही अंक ऊपर निफ्टी नजर आएगा आपको इस वक्त। कौन से स्टॉक सेक्शन में वो बता दूं। ग्रासिम 2% की मजबूती के साथ टॉप गेनर, 1.25% ऊपर है बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर। कमजोर क्या है? आइडिया सेलुलर अब जाके ठंडा हुआ है, 2% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक कमजोर नतीजों के बाद 1.5% नीचे। औरोबिंदो फार्मा में 1% का नुकसान। न सिर्फ आइडिया बल्कि भारती भी कमजोर है, 1.5% लुढ़कता हुआ आज के सेशन में। कुछ और दिग्गज जो कमजोर है आईटी स्पेस से, इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, सब जगह कल का नुकसान आगे बढ़ता हुआ। आइए वायदा कारोबार में बता दूं आपको, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2% के नुकसान के साथ ये टॉप लूजर बनता हुआ दिखा है। अब थोड़ी रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिग्गजों में ही कमजोरी ज्यादा है। टाटा एलेक्सी 1.5% कमजोर आपको नजर आएगा और श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1.25% कमजोर। तो मजबूत क्या है? आदित्य बिरला नुओ 1.5% की मजबूती यहां पर दिखेगी। आईओसी, डीएलएफ जैसे शेयरों में भी मजबूत शुरुआत होती दिख रही है। बाजार एकदम बजट के दिन जो शुरुआत होनी चाहिए, शांत, सधी हुई, सतर्क, बिल्कुल वैसी शुरुआत करें। बिल्कुल, लेकिन देखिए आईसीआईसीआई बैंक ये कमजोर होता हुआ हैवी वेट है, बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा है। 2% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एडीआर में भी हमने देखा 0.25% की कमजोरी देखने को मिली। कल नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद और एक्शन आज इसमें सबसे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। आइडिया सेल्यूलर अच्छी दौड़ के बाद कमजोर हुआ है, साथ ही देखिए भारतीय एयरटेल को भी नीचे खींच रहा है। ये यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी कहां हो रही है? एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों पर नजर रखिएगा। देखिए प्रकाश दीवान भी आपसे कह रहे थे, और बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। कैनरा बैंक में 1% की तेजी, पीएनबी में 1% की तेजी। तो जो चर्चा चल रही है कि आरबीआई के पास अतिरिक्त पैसा है वो बैंकों में डाला जा सकता है, सरकारी बैंकों में, इस खबर के चलते देखिए सबसे ज्यादा एक्शन सरकारी बैंकों में आज के दिन देखने को मिल रहा है। एक सरकारी बैंक का जो सबसे अच्छा लगता है चार्ट पर, वो वागले साहब आपको कुछ ही देर में बताने वाले हैं। लेकिन आप देखिए सरकारी बैंकों के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी तेजी इसीलिए देखने को मिल रही है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस होने वाला है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए, कोई डाउट ही नहीं। और यही वजह कि आप देखिए इन तमाम शेयरों में अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आइडिया 4.5% नीचे। प्रकाश कोई वजह? वेरी क्लियरली जो अच्छी चीजें थी होनी थी हो गई हैं, और अब इसके बाद कोई मार्केट में कंपटीशन इनके लिए घटेगा या बहुत ज्यादा फायदा होगा वो भी अब समझ आ रहा है कि है नहीं। तो आई थिंक फंडामेंटली थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच हो गया था। हमने जब ये न्यूज आई थी, आशीष ने मुझे याद है इसमें वो किया था, तो तब 112-115 की जोन बोला था, एक पीक सा रहेगा, तो वो हो चुका है। तो जो एक्सिबरेंस है वो थोड़ा सा अब हटता हुआ दिख रहा है, और वापस इन सारी स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी आएगी फॉर द नेक्स्ट अप मूव जब कोई बड़ा ट्रिगर अब आता है। तो आइडिया जरूर नीचे है, लेकिन देखिए इस ग्रुप के बाकी स्टॉक्स, आदित्य बिरला नुवो यहां 2% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। ग्रासिम देखिए 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जो क्लैरिफिकेशन आया आइडिया की तरफ से उसका असर दरअसल देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को भी देखिए मजबूती के साथ इस समय कारोबार करता हुआ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए, डीएलएफ देखिए, हाउसिंग सेक्टर में तेजी बनेगी आज इस तरह से समझ में आ रहा है। देखिए दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार का फोकस तो लो कॉस्ट हाउसिंग पर रहने वाला है। लो कॉस्ट हाउसिंग में सीधे सीधे कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और खासतौर से एनबीएफसी के लिए बेड डेट्स की, एनपीएस की प्रोविजनिंग को लेकर अभी इन्हें प्रोविजनिंग पर छूट मिलती है 5% की, प्राइवेट बैंक्स को मिलती है 7.5% की। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये छूट इनके लिए भी बढ़ा दी जाए और प्राइवेट बैंक्स के बराबर इन्हें लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो इनके लिए बड़ी फायदे की बात हो सकती है, और उस लिहाज से भी एनबीएफसी मजबूत रह सकते हैं, ये आप ध्यान में रखें। आदित्य बिरला नुओ खरीदना चाहिए क्या इस लेवल पर? वागले साहब 1380। नहीं अनिल जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा। पैटर्न इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, हालांकि आज थोड़ा ऊपर है, बट थोड़ा सा वेट करें तो बेटर होगा। और कोई पीएसयू बैंक जहां आपको लगता हो, या इसको भी पास देंगे? हेमंत, इतने कोई ये पैटर्न नहीं है। अगर उसमें कैन बैंक अगर 283 के लेवल्स को तोड़ देता है, करंटली 281, 281.50 है,
283, 283.50 के ऊपर सस्टेन ट्रेडिंग होता है तो 290 की तरफ की मूव देखने को मिल सकती है, बट इतना क्लियर नहीं है। जेपी ग्रुप में देखिए क्या तेजी हो रही है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। प्रकाश, कुछ सुना है आपने? हर्ड ऑन स्ट्रीट एनीथिंग? क्योंकि चर्चा और खबरें अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि शेयर जारी किया जा सकता है किसी को 10 रुपए के लेवल के आसपास। सुनने में तो वही आया, बट उससे इतना इम्पैक्ट कैसे हो सकता है ये नहीं समझ आया। तो कुछ क्यों हो रही है इतनी तेजी? क्योंकि ये ग्रुप सालों साल ठंडा पड़ा रहता है और पिछले 2 दिन से ही चल रहा है जब से ये रूमर्स आए। बिल्कुल, तो वो रूमर में जो आया है वो हो सकता है उसके अलावा भी चल रही थी, और वो ये थे कि चूंकि कांग्रेस और एसपी ने समझौता कर लिया है तो हो सकता है बीजेपी और बीएसपी का भी समझौता हो जाए। वो हो जाए तो बीएसपी के साथ जनरली आप लिंक करते हैं मार्केट में तमाम लोग इस स्टॉक को, सही गलत वो अलग बात है लेकिन लिंक तो किया जाता है। वो एक और वजह थी जिसकी वजह से ये स्टॉक एक्शन में दिख रहा था। लेकिन एक स्टॉक जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपके सामने लाना जरूरी है और वो है ओरेकल फाइनेंशियल। जनरली इस स्टॉक में एक्शन कम देखने को मिलता है लेकिन आज बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 0.35% ओरेकल फाइनेंशियल OFSS, ये वायदा कारोबार का भी शेयर है और यहां पर एक बड़ा सौदा होता हुआ नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर। कितना? 0.35%, यानी कि लगभग 1/3% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है और लगभग 2,93,000 राउंड फिगर में कहूं तो 3 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार ओरेकल में होता हुआ दिख रहा है। तो बड़े दिनों बाद ये स्टॉक एक्शन में आया है यहां पर वॉल्यूम के लिहाज से, क्योंकि जनरली ट्रेडिंग होती कम है इस तरह के स्टॉक्स में। लेकिन इसी पर राय ली जाए, वायदा कारोबार का स्टॉक है। हेमंत, आपकी क्या राय है? क्या खरीदना चाहिए? 3350-3400 की रेंज में है स्टॉक, ये ट्रेड करता हुआ यहाँ तेजी का मौका बनता है? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से आज स्टॉक में एकदम से ओपन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं जुड़ना शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल ट्रेडिंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो स्टॉक की तरफ देखना चाहिए और जो आपने लेवल मेंशन किया वही स्टॉप लॉस रखिए 3340, 3350 का। तो मेरे ख्याल अब स्टॉक क्लियरली 3480, 3490 की तरफ जा सकता है। वैसे भी सारे आईटी क्षेत्र में आउट परफॉर्मेंस रहा है। इसमें यूजुअली इतना ओपन इंटरेस्ट या ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं जमा होता है जितना आज देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल आज इंट्राडे मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए तो ये स्टॉक जिसमें जनरली वॉल्यूम्स होते नहीं है, आज पता नहीं कैसे वॉल्यूम्स हैं बजट के दिन। जनरली बहुत ही ठंडा स्टॉक है, ये सालों साल नहीं चलता। अच्छा, सालों साल नहीं चलने वाले शेयर ही देखिए अब चल रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जेपी ग्रुप में तेजी देखने को मिल रही है, इस स्टॉक में बढ़त देखने को मिल रही है। आइडिया के हिसाब से दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। 100% वो एमएनसी है और ये तो बढ़िया चीज है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम्स होते हैं। कई बार लोगों को सावधान रहना चाहिए इस तरह के शेयरों के साथ, क्योंकि आज पता नहीं वॉल्यूम्स हो रहे हैं, उसके बाद सालों साल वॉल्यूम्स हो या नहीं। हाँ, ब्लॉक डील्स के चलते ही वॉल्यूम्स है यहाँ पर आज के दिन। लेकिन चलिए चलते हैं हर्षदा के पास, जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल टावर्स में है और उनके साथ हैं एमडी और सीईओ आशीष सोमाया। हर्षदा, ओवर टू यू, बताइए। सीएनबीसी आवाज पर अनोखे अंदाज में बजट कवरेज, मुंबई के मोतीलाल ओसवाल स्काई लाउंज से लाइव। चलिए, शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई है बाजार की, लेकिन सवाल यही है कि इस मजबूती को तेजी में कैसे बदला जाए और उसके लिए सभी की नजरें वित्त मंत्री पर रहेंगी। मेरे साथ इस समय मनी यहाँ पर मौजूद है आशीष सोमाया, जो एमडी एंड सीईओ है मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। क्योंकि आप लार्जली फंड मैनेज करते हैं और रिटेल निवेशकों का सीधा तालमेल है, बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं वित्त मंत्री से ताकि रिटेल निवेशक और आए, पैसे लगाए फंड में, इक्विटी मार्केट में? हमारी पिछले 10-15 सालों की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रही है कि हमारे बाजार में जो फॉरेनर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और पिछले साल 1.5 साल में ही हम लोगों को देखने को मिला है कि जैसे हर महीने करीब 4,000 करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है और 1.25 करोड़ लोगों ने SIP से मार्केट में अपना जुड़ाव बनाया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू बरकरार रखा जाए किसी तरह से, और इसको बरकरार रखने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये जनरेशनल चेंज है। इंटरेस्ट रेट्स जो 10-11% थे कई सालों पहले, आज वो 5-6% पे आ गए हैं। और रियल एस्टेट और गोल्ड का जो अट्रैक्टिवनेस या आकर्षकता है वो कम हो गई है पिछले कम से कम 3 महीने में, तो डेफिनेटली अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेशन को लेकर के अगर कोई बात ना हो, मैं वही और जो चीजें जैसे चल रही हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल गेन्स को टैक्स करना, और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डिविडेंड के ऊपर काफी हैवी टैक्स है, सो इक्विटी के डिविडेंड पे टैक्स करना और कैपिटल गेन्स को टैक्स करना बहुत ही, जिसको बैकवर्ड या बहुत ही रेट्रोग्रेड, इकोनॉमिकली रेट्रोग्रेड थॉट प्रोसेस है ये। क्योंकि
कंपनियों का जो प्रॉफिट है, इक्विटी का जो प्रॉफिट है, वो रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, सब कुछ पे करने के बाद कंपनियां मुनाफा बनाती है और बाजार में वैल्यूएशन कंपनियों के इस मुनाफे का होता है। तो अगर मुनाफा टैक्स भरने के बाद आता है तो उसके ऊपर जब उसको डिविडेंड में तब्दील किया जाए उसके ऊपर फिर से टैक्स लगाना और फिर कैपिटल गेन्स पे अलग टैक्स लगाना, ये बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। ये तो ना करने वाली बात हुई, लेकिन करना क्या चाहिए? क्योंकि रिटेल निवेशक यही सोचना चाहेगा कि हम सब काफी ऑप्टिमिस्टिक है, सब लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ आएगी, बाजार में पैसा बनेगा, भारतीय इकोनॉमी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो वो कौन से सेक्टर्स है जहां पर आपको लग रहा है मौका है और उस पर चौका खेल देना चाहिए अब वित्त मंत्री को? देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स का अल्टीमेटली आफ्टर इतने 10, 15, 20 साल के एफर्ट के बाद अल्टीमेटली जो रिटेल निवेशक जब बाजार में आ रहे हैं तो इनके लिए और अट्रैक्टिव किस तरह से बनाया जाए। अट्रैक्टिव बनाने के 2 या 3 है। एक तो इनकी सेविंग की एबिलिटी बढ़ा दी जाए। सो अगर टैक्स को, पर्सनल टैक्सेस को कम किया जाए या कम से कम ये तरह तरह के सरचार्जेस हैं या वो कहीं ना कहीं पे कुछ कम किया जाए, सो उससे एक फायदा होगा। सेकेंडली, जैसे सेक्शन 80C वगैरह ये जो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए होते हैं, इसमें फलाना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा, फलाना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा, ये सब निकाल के एक ब्लॉक दे देना चाहिए और इन्वेस्टर को बताना चाहिए कि आपको जैसे इन्वेस्ट करना ठीक लगे आप करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट, और ये कई सालों से इसको रिव्यू नहीं किया गया है। और लास्टली 2022 तक 10 करोड़ घर बनाने हैं, तो उसके ऊपर भी जैसे 31 दिसंबर को भी हमने सुना काफ़ी। सो आई थिंक दैट ये 3-4 चीज़ों पे डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहेगी। ऑलरेडी हम लोगों ने 7900 से 8600 तो देख ही लिया है, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं एक्चुअली, और काफ़ी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो एक्चुअली नेगेटिव। 8600 से आगे आप कहाँ देखना चाहेंगे बाजार को जाता हुआ? 9000? हम तो यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड मिले अपने परसिस्टेंसी का। सो 9000, 10,000 नंबर लगाना मुश्किल है, लेकिन जब हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और पूरा ओवरऑल डिमोनेटाइजेशन के बाद भी जब सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव है तो उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। दैट्स द ओनली एक्सपेक्टेशन। अनिल, शुक्रिया हर्षदा, शुक्रिया आशीष जी। लेकिन बाजार इस बीच स्टेबल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है कमजोरी की तरफ, वो है जेट एयरवेज। स्टॉक है 1.5% कमजोर और ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है। क्या जेट एयरवेज में कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है? क्या बजट में किसी चीज का डर है कि जिसकी वजह से जेट एयरवेज को नुकसान हो जाए? इस पर बातचीत करेंगे, राय लेंगे। हमारे एक्सपर्ट से वागले साहब चार्ट्स देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद तुरंत आ रहे हैं। और अभी जो आपने दृश्य देखे वो थे बजट की कॉपियां छपी हुई और तमाम बोरियों में भरी हुई, जो अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री जब खुलासा करेंगे बजट में क्या कुछ है, ये तमाम कॉपियां बांटी जाएगी सांसदों के बीच में और मीडिया के बीच में, ताकि आप तक बजट पहुंच सके। लेकिन बजट से पहले का एक्शन पहुंचाने के लिए आप तक हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट हैं। वागले साहब हैं, अमरीश बलिगा जी और राजन शाह, और अब स्टूडियो में राहुल अरोड़ा साहब आ चुके हैं। किरण जादव और हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले जो बात कर रहे थे हम कुछ स्टॉक्स के एक्शन की, वागले साहब चार्ट्स पर नजर डाली है आपने? क्योंकि जेट एयरवेज में लगता तो है कि शॉर्ट के संकेत आ रहे हैं। जो मैं देख रहा था कि क्या कुछ खराब हो सकता है जेट एयरवेज के लिए, वो यही कि सर्विस टैक्स बढ़े अगर, तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि हवाई यात्रा करना थोड़ा महंगा होगा, वो बढ़ना तय ही है। और दूसरा है कि एटीएफ में जो ड्यूटी की कमी की बात कही जा रही कि 12% से घटाकर 10 या 8% कर दे, उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ ना हो तो वो भी एक तरह से नेगेटिव माना जाएगा। तो बताइए चार्ट्स क्या कह रहे हैं जेट एयरवेज के? अनिल जी, डेफिनेटली नेगेटिव है और प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन हमको पहले 15 मिनट में दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से 398 का एक अहम लेवल ब्रेक हुआ है, तो 399, 400 के ऊपर के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। मुझे लगता है ये 378 तक ऑन द डाउन साइड जा सकता है। चलिए, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन राहुल, गुड मॉर्निंग, आपकी नजर कहां पर है? बताइए क्या चीज देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे बजट में इस बार? देखिए, हमारी चर्चा जो लास्ट टाइम भी हुई थी, आई थिंक ये प्योरली एक एकेडमिक एक्सरसाइज है विच इज प्रॉब्ली टू गेट आउट ऑफ द वे। आई थिंक द बिगर हेडलाइंस आर आउटसाइड इंडिया, लेकिन आई थिंक फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव 3 या 4 मेन चीजें होंगी। वेदर ही एक्चुअली कट्स द हायर इनकम टैक्स रेट्स डाउन फर्दर,
The other is that he doesn't misbehave with capital gains in any sort of way. वो दूसरा होगा. तीसरा I think सबसे ज्यादा अहम ये होगा कि वो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए क्या करें. तो I think if he is able to reduce the highest tax slab from 30% to 25% and subsequently, तो वो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगी. क्योंकि देखिए जिस तरह से जीडीपी का फॉर्मूला है C+I + G + X - M, X और M तो आपके कंट्रोल में है नहीं. G का आपके पास ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी एक कंसर्न है. तो आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिवाइव करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्सेस में एक बहुत बड़ा कट लाना पड़ेगा. क्योंकि मैं मानता हूं हेमंत जी कि ये बजट इस कदर इररेलेवेंट हो जाएगा अगर ट्रंप यूएस में कॉर्पोरेट टैक्सेस 10% काट दे और चाइना अपना युआन डिवैल्यू कर दे उसके रिस्पॉन्स में, आप कल सुबह बजट भूल जाएंगे. तो I think in a larger scheme of things, it's a fairly irrelevant day because there's too much happening globally. But I think from a capital market perspective, if he doesn't misbehave with taxes, what does he do with personal income taxes and what does he do to revive investments through corporate tax? I think ये 3-4 मेन चीजें हैं जो मैं बजट से देखना चाहूँगा. बिल्कुल सही. अमरीश, एक राय आपसे भी, डिवैल्यूएशन का जो डर है बाजार को, वो भी एक बड़ा डर है. जिस तरह से ट्रंप साहब के बयान आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि डर जायज है और इसके ऊपर नजर पूरी होनी चाहिए बाजार की? जायज तो है, एंड आई थिंक दैट इज अ बिगर फियर, लाइक व्हाट राहुल सेड. आई थिंक दैट्स द बिगर फियर देन व्हाट आर द प्रोविजंस इन द बजट. ठीक बात. और यदि बजट में भी कुछ नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव इन द सेंस जो एक्सपेक्टेशन है फुलफिल नहीं होते हैं टैक्स कट के, then I think we could see the markets correcting quite sharply क्योंकि like we need to see that the markets have moved up from that 7900 levels to 8600 levels. So it would have been prudent for people to go slightly light. मैंने ये कहा था पहले भी that if the markets go beyond 8500 levels before budget, I think you should get light to a certain extent. और हम लोग ने भी वही किया है. So in case the markets correct very sharply, then I mean I would see that as a like a buying opportunity. But yadi, I mean, if you see the markets moving up, because if people get happy with the budget and the market moves up, so be looking at the global situation, I think one should utilize that to book out to a certain extent. ठीक बात. तो यदि मार्केट 8800 के ऊपर जाता है, then I think one should look at booking out. मतलब अगर बजट अच्छा हो तो भी बेचना है, खराब हो तो भी बेचना है. ट्रम्प का डर देखिए आईटी स्टॉक्स पर दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है. सबसे ज्यादा अगर प्रेशर में कोई एक सेक्टर है, आज भी गिरे हुए, अच्छे खासे गिरे हुए. अच्छा, एक चीज, एक स्टॉक बजट प्रूफ स्टॉक जो मजबूत होता हुआ दिख रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन. 1.5% के आसपास की तेजी दिख रही है. किधर इसके चार्ट देखकर बताएं, क्योंकि बजट में इसके लिए तो कुछ खराब हो नहीं सकता. और डिजिटाइजेशन पर डिजिटलाइजेशन पर जो इतना फोकस रहेगा सरकार का, और इस कंपनी का कारोबार भी काफी कुछ उसी एरिया में है. क्या यहां पर कोई खरीदारी का मौका है टेक्निकली? यदि है तो एक बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी साथ में बताइएगा और दिन के टारगेट. हाँ, दिन के लिए अगर बाय करते हैं टाटा कम्युनिकेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है तो 710 के करीब रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए आप 735 से 740 के लेवल्स देख सकते हैं. वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव है और इस लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव होने की वजह से हम बाय करने की सलाह दे सकते हैं. चलिए, तो इस शेयर पर भी नजर रखिए, लेकिन आईटी शेयरों पर बात करनी बहुत जरूरी है. टीसीएस देखिए, विप्रो देखिए, इन्फोसिस देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, दिग्गज आईटी कंपनियां, और सब खुलते ही फिसल रही हैं. और ऐसा नहीं आज ही फिसल रही हैं. ये बताइए, कोई और ट्रेड आपको दिख रहा है इन आईटी कंपनियों में जहां पर आपको लगता है शॉर्ट करके पैसा बनाया जाए? क्योंकि अम्बरीश का ध्यान तो मंदी का है, वो कह रहे हैं कि जो हो बेच दीजिए एक बार. हेमंत, मुझे लगता है टीसीएस बेचा जा सकता है. कल का लो जो है 2200 उसको ब्रेक कर रहा है और मुझे लगता है जैसे ये टूटेगा अभी वही लेवल पर है, 2200 के नीचे बेचा जाए. एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 60-70 रुपए का टारगेट आई थिंक ब्रेक हो गया. मुझे लगता है ये 2100 की तरफ की मूव है. बिल्कुल. और आज बजट की एक खास पेशकश बेहद स्पेशल है. क्यों? क्योंकि आज हम दो जगह से एक साथ बजट कर रहे हैं. हमेशा की तरह मोतीलाल ओसवाल टावर से तो हम हैं ही, और सीएनबीसी आवाज के हेडक्वार्टर से भी तो बारी बारी से हमारे तमाम एक्सपर्ट दोनों जगह हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत है वहां पर, और उनके साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं. तो चलते हैं हर्षदा के पास. बताइए हर्षदा, अब कौन है आपके साथ और बताइए क्या कुछ राय है बजट पर? सीएनबीसी आवाज पर अनोखे अंदाज से बजट कवरेज मुंबई के मोतीलाल ओसवाल स्काई लाउंज से लाइव. इस समय मेरे साथ मोतीलाल ओसवाल के पीएमएस के हेड ऑफ इक्विटी मनीष सोनथालिया है. और मनीष, हमने सुना कि स्टॉक्स की चर्चा हो रही, सब लोग यही जानना चाहते हैं बजट में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आए पैसा कहां पर बनेगा. तो आपने भी कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की होगी अपने क्लाइंट्स को डिस्पाइट द बजट. किस पर फोकस है आपका?
नहीं, बजट में एक्चुअली कोई जो एक्सपेक्टेशन है बजट से वो तो यही है कि फिस्कल कंसोलिडेशन बराबर रहे, क्योंकि एक एनवायरनमेंट है इन्फ्लेशन का, क्रूड ऑयल प्राइसेस वगैरह भी बढ़ रहे हैं, तो अगर 3% से ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में आपके रुपए पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये है, दूसरा डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा एक कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए, तो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर प्राइसिंग पावर है वो स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सस्ते नहीं है, बट वहां प्राइस डैमेज कम हो सकता है क्योंकि आपको ग्रोथ दिखेगी। और तीसरा है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स कुछ करे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मॉनेटरी स्टिमुलस का तो बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, जो भी आप स्टिमुलस दे सकते हैं फिस्कल के थ्रू ही दे सकते हैं। और रेवेन्यू कलेक्शन आपकी थोड़ी डाउन रहेगी क्योंकि एक्साइज अब आप फ्यूल पर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत ऊपर हो गए और आपका बेस बहुत ऊंचा है, तो कट होने की बात। तो अगर फिस्कल मैथ ओवरऑल 3% रहता है तो वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा एज अपोज टू प्राइवेट केपेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो जब आप कंजम्पशन कहते हैं, आप एफएमसीजी पर ध्यान देंगे, HUL, ITC जैसे काउंटर्स में हमने देखा है काफी ट्रैक्शन है, डाबर पर भी फोकस रहेगा, ऑटो को कितना आप ध्यान में डालेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ब्लेंडेड स्थिति है, जहां पर अर्बन कंट्री में, अर्बन भारत में डिमांड रही है, रूरल डिमांड सफर हुई है, तो क्या टू व्हीलर एक थीम ऑफ सॉर्ट्स उभर कर आ रही है? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक अग्रेरियन इकोनॉमी को एक बूस्ट देने की बहुत सख्त जरूरत है डीमोनेटाइज्ड ईरा में, और टू व्हीलर ऑब्वियसली सीमेंट दीज केटर टू आपके रूरल इकोनॉमी, तो वहां पर अगर एक बूस्ट आता है तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और अपोज टू कार्स, पर्सनल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स पर ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स रह सकते हैं वॉच करने के लिए कि एग्रेरियन इनकम यानी कि ग्रामीण इलाकों में कैसे उस इनकम को बढ़ाया जाए, और उस लिहाज से एफएमसीजी शेयर, टू व्हीलर शेयरों पर मनीष की तो नजरें वहीं पर हैं आज। बिल्कुल, तो नजरें रहेंगी एग्री थीम के ऊपर, और अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा और घंटा भर ही बचा है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, डायमेंशन कंसल्टेंसी के CEO अजय श्रीवास्तव साहब, किरण यादव, हेमंत टुकराल, संदीप वागले साहब, अम्बरीश बलिगा जी, राजन शाह साहब, सब हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। दमदार पैनल बजट पर आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर। अब हमारे साथ अजय श्रीवास्तव साहब और दिलीप भट्ट भी जुड़ चुके हैं, हेमंत ठुकराल, संदीप वागले साहब, अम्बरीश बलिगा, राजन शाह, राहुल अरोड़ा साहब, सब हमारे साथ बने हुए हैं। और राय आपसे लेना चाहता हूं, श्रीवास्तव साहब बताइए, बजट के बाद क्या पोस्ट बजट रैली की आप उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जितनी तेजी होनी थी हो चुकी बजट से पहले? आपकी आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है सर, एक काम करते हैं उसको दुरुस्त करते हैं और फिर आपसे पूछते हैं क्या पोस्ट बजट रैली भी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ सेक्टर्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, आप देखिए साफ तौर पर आईटी सबसे ज्यादा प्रेशर में, और अम्बरीश आप कह भी रहे थे कि आज इस सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। ये बताइए, गिरावट में खरीदारी करेंगे या फिर आपको लगता है अभी डाउनसाइड बाकी है? और डाउनसाइड तो बाकी है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस H1B वीजा इश्यू, क्लियरली लाइक IT कंपनीज विल हैव टू टेक US सिटीजन्स, पर वहाँ पे स्किल सेट्स नहीं है एंड दे कैन नॉट बी स्किल्ड ओवरनाइट। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स विल अगेन शिफ्ट बैक टू इंडिया, and it is possible that even the foreign companies may set up shop in India for outsourcing. अच्छा, हाँ, तो उससे मुझे लगता है कि I mean possibly in the next 3 or 4 quarters, possibly the demand from India will in fact increase. कोई लिस्टेड कंपनी को फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ है इसमें? Listed company in the sense, I think, all these listed companies will benefit because most of the jobs will shift here. And I think this could also be positive for like the real estate sector. Because if these companies are shifting to India, then possibly you could have demand for like real estate, commercial real estate. So I think overall, I mean, if you're talking of longer term, it could in fact benefit. So I think in this fall,
possibly over the next 4 to 5 weeks. Okay. Should be utilized to buy. चलिए, एक और स्टॉक बड़ा कमजोर होता दिख रहा है, उस पर थोड़ी देर में राय लूंगा, और वो है अपोलो टायर्स। आज नतीजे पेश करने वाला है। उससे पहले डायमेंशन कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अजय जी, क्या राय देंगे उन इन्वेस्टर्स को जिन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है? अगर सही वक्त पर एंट्री हुई तो क्या बजट के पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, बजट से पहले अब तो आप पहुंच ही गए हैं बजट तक, तो प्रॉफिट बुक करने का फायदा नहीं, आप वेट कर लीजिए शाम तक, कोई उसमें नहीं। पर ये जरूर है, आपने बहुत सही बात बोली कि प्रॉफिट बुक करना इस मार्केट में बहुत जरूरी है, बिकॉज कभी कभी यूफोरिया आता है कि बहुत अच्छी चीजें होंगी, कभी कभी डिप्रेशन आता है, जैसे आपने देखा आईटी स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में, तो जिन लोगों ने अच्छे रिटर्न भी कमाए थे उनके भी चले गए रिटर्न। तो प्रॉफिट करना, बुकिंग करना तो बहुत अच्छा है, बट इस बजट के अंदर में खासकर देखना है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को अगर 1 से 3 साल करते हैं तो इन्वेस्टर्स का होराइजन लंबा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक तरह का मार्केट के लिए अच्छा भी है, दूसरी तरफ बुरा यह है कि जो स्पेकुलेटर था मार्केट में 1 साल में जो बेच के जो जीरो टैक्स देता था, उसके लिए अब 3 साल रुकना पड़ जाएगा। तो आई थिंक एक तो ये हमें लग रहा है कि ये बजट में शायद आएगा। दूसरा ऑफकोर्स है कि कंजम्पशन बूस्ट की जगह सर्विस टैक्स तो बढ़ेगा, बिकॉज जीएसटी के चलते हुए 18% तक तो उसको पहुंचना ही है सर्विस टैक्स को। तो ये 2 हल्के से इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, जो इस बजट में आई थिंक आ जाएंगे। और तीसरा जो है हमारा जो बैंकिंग टैक्स है कि कैश विड्रॉल के ऊपर में टैक्स गवर्नमेंट ने प्रपोज 2 साल पहले भी सोचा था, लास्ट ईयर सोचा था, इस साल हमें लगता है कि शायद वो इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, जो मार्केट में एक तरफ है। पॉजिटिव के लिए तो प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर को जो होना था बोल दिया था। अब आई डोंट थिंक बजट के अंदर में कुछ खास वो कह सकते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत एक्साइज रेट इधर उधर ऊपर नीचे होगा, बट उसके अंदर में अब रेलवे का बजट भी है, इसी के साथ आएगा, तो से कि कोई मेजर एक्सपेंशन होगा एक्सपेंडिचर का बहुत मुश्किल है। आपने आज देखा होगा बजट रिवाइज एस्टीमेट के ऊपर में रेवेन्यू डेफिसिट का 100% अचीव हो चुका है ऑलरेडी दिसंबर 31 को। तो गवर्नमेंट के पास इतना स्कोप बचा नहीं है कि वो अब इतना कोई मेजर बूस्ट करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी बियॉन्ड जो हमें पता है जो करने जा रही है। तो बजट को एक नजरिए से देखें कि ये 3 चीजें जो हमारी नेगेटिव हैं, थोड़ा कुछ पॉजिटिव आएगा, जिस कुछ इंडस्ट्री को रेट अच्छे मिलेंगे एक्साइज के या रैशनलाइजेशन होगा, ऑटो को बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज एक स्कीम जो काफी दिनों से सोच रहे हैं कि आएगी बेनिफिट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स की जो स्कीम है, उसका आई थिंक बजट में कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए या सब्सिडी के लिए प्रोविजन होना चाहिए। तो ऑटो के लिए हमें लगता है कि ये पॉजिटिव बजट जाएगा। अदर सेक्टर्स के लिए देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट लाती है। बिल्कुल, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी आएगी तो कमर्शियल व्हीकल्स का होगा फायदा। प्रभुदास लियादर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स को तोहफा मिलने वाला है और कौन से सेक्टर्स को निराशा हाथ लगेगी आज? अगर हम देखें कि इस गवर्नमेंट का जो पैटर्न है पिछले 3 बजट को लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वंस अगेन हम सब इंफ्रा पे नजर जरूर रखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वेदर कैपिटल गुड्स के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वहां पर। बट उम्मीद बहुत है कि उस सेक्टर में काफी अच्छा इंफ्रा और कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा एक पुश और पंप प्राइमिंग जिसको कहते हैं वो शायद हो सकता है। बट ये फैक्ट भी जरूर है कि गवर्नमेंट के पास एल्बो रूम बहुत कम है to dole out fiscal reliefs and subsidies at this particular moment of time. But overall ऐसा लग रहा है कि शायद it will not disappoint the markets in a big way। और जिस तरह से हम इकोनॉमिक सर्वे को भी देख रहे हैं और जिस तरह से उसके क्लूज को भी अगर हम पकड़े तो ऐसा लग रहा है कि शायद काफी अच्छा पुश आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल ऑन अ मैक्रो बेसिस ये जो रुपी डॉलर जो डिवैल्यूएशन की बात जो चल रही है, मुझे लगता है दैट ऑल्सो विल एक्ट एज अ बिग सपोर्ट फॉर द मार्केट्स इन द कमिंग टाइम्स। I think that will also bring back the money of the FIS. That looks a good possibility. तो ये राय, और इस बीच बाजार फिर से हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। तो रिकवरी हो रही है लेकिन रिकवरी टिक नहीं पा रही। लेकिन एक स्पेस जो फिर से आज कमजोर होती दिख रही है वो है टायर शेयरों की। वागले साहब इस पर देखकर अपनी राय दें, क्योंकि अपोलो टायर्स आज नतीजों से पहले 1.5% कमजोर है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा इजाफा होता दिख रहा है। C8 फिर से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ अहम लेवल तोड़ रहे हैं ये शेयर और क्या इन्हें शॉर्ट किया जाए बजट से पहले? बिल्कुल, अपोलो टायर्स ने एक अहम लेवल ब्रेक किया है जो कि 180 है और करंटली 178 के भाव पे मुझे लगता है 174 हमको दिखाई देगा। और अगर वो ब्रेक होता है रिजल्ट के तौर पे तो इवन 168 आएगा, मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। 168 और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? हाँ, 180.50। ओके, और C8?
बिटवीन द टू आई विल गो विथ अपोलो। ओके। लेकिन सियाट भी वीक है, लेकिन 1155 के नीचे चलते मैं सियाट को बेचने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अभी 1162 है, और अगर 1155 ब्रेक होता है तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, नीचे में एक 30 रुपए मिलने चाहिए। और आपका जो आज सुबह का पहला शॉट जेट एयरवेज दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये 390 के भी नीचे गया और टॉप लूजर है इस वक्त वायदा कारोबार का। तो आप देख लीजिए, बजट का दिन है, ज्ञान तो मिल ही रहा है, साथ ही ट्रेडिंग के मौके भी। वागले साहब पूरे एक्शन में, और वागले साहब के शॉर्ट साइड पर पिक्स काम करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन वक्त है आप सभी महानुभावों से विदा लेने का। राहुल अरोरा साहब, संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी और राजन शाह साहब, आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। और इस बीच ताजा तस्वीरें आती हुई दिख रही है, संसद भवन के बाहर हैं वित्त मंत्री, इस वक्त पहुंच चुके हैं वहां पर, और बजट से पहले काफी प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। और मैं साफे से पहचान सकता हूं, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री है अर्जुन मेघवाल साहब, वो उनके दाईं तरफ खड़े हैं। और संतोष गंगवार साहब को ज्यादा आसानी से पहचानेंगे हेमंत, क्योंकि हेमंत भी बरेली से हैं और गंगवार साहब भी बरेली से। तो पूरी टीम वित्त मंत्रालय की पहुंच चुकी है संसद भवन। बिल्कुल। और देखिए, अब फोटो अपॉर्चुनिटी का वो समय है, और उसके बाद वो अंदर जाएंगे और उसके बाद बजट भाषण का शुरुआत होगा। और ये देखिए, अब सारे मीडिया के लोग भरे हुए हैं वहां पर बजट के बक्से के साथ, वो फोटो खिंचवाते हुए और अब अंदर की तरफ रवाना होते हुए।